चिराग जी, अभी ये जो चल रहा है अभी मामला, अचानक खास तौर से पिताजी के रामविलास जी के निधन के बाद और जिस तरीके से चीजें बदली, अचानक ऐसा क्या खराब हो गया जो स्थितियां यहाँ तक हो गई कि सभी सांसद आपके हाथ से निकल गए और चाचा, वो भी खास तौर से चाचा, आपका कजिन जी। तो ये कैसे संभव हो गया? क्या मतलब पहले से कुछ था ऐसा या क्या आप देखिए, ये समझते तो हैं? खैर बेहतर इसका जवाब वही दे सकते हैं। जी। मैं बस इतना कह सकता हूँ कि जब अपनों ने अगर मुझे धोखा दे दिया तो अब मैं किसी और पे मैं क्या ही उंगली उठाऊं, किसी दूसरे के बारे में मैं क्या कहूँ कि किसने क्या किया नहीं किया, जब अपनों ने ही साथ छोड़ दिया। और कहीं ना कहीं मेरी जानकारी के परे है, क्योंकि पिताजी के निधन के बाद, उनका निधन एक ऐसे समय पे हुआ जब ठीक चुनाव सर पर थे, जी। और उसके बाद जिस तरीके से इनकी भूमिका रही, ना परिवार से इन्होंने कोई संपर्क रखा, और मुझसे तो खैर बात करना इन्होंने पूरी तरीके से बंद कर ही दिया था। बहरहाल पिताजी के रहते रहते भी ऐसा नहीं है कि विवाद नहीं थे, उनके रहते रहते भी कई बार ऐसा था कि पार्टी के टूटने की खबरें आ रही थी। बल्कि एक इनका पत्र है जो कि 27 सितंबर 2020 को इन्होंने लिखा है, मतलब मेरे पिताजी के निधन से 11 दिन पहले। और उस पत्र में इन्होंने ये प्रेस विज्ञप्ति है जो इन्होंने आप सबके साथ साझा की थी, और उसमें इन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा है कि पार्टी में इस तरीके की खबरें जो आ रही हैं वो कहीं ना कहीं विरोधी दल की साजिश है, और मेरी आस्था पूरी तरीके से लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी पर है, और उनकी नीति फैसलों के साथ मैं पूरी मजबूती से मैं खड़ा हूँ। तो बट पिताजी के निधन के बाद एकदम से क्या हुआ नहीं हुआ, या ये पहले से इनके मन में कोई ऐसी मंशा थी, क्योंकि उसके बाद तो इन्होंने मुझसे बात करना ही बंद कर दिया। आपने देखा होगा मैंने एक पत्र लिखा था मार्च में, जिस दिन होली का दिन था। वो एक ऐसा दिन था जो हम लोग खूब धूमधाम से मनाते थे, पर पिताजी के निधन के बाद उस दिन ना कोई परिवार का सदस्य मेरे साथ था और ना ही कोई और। तो उस दिन अकेला महसूस कर रहा था। मैंने पत्र लिखा जो मैंने ट्विटर के माध्यम से साझा भी किया, और उसमें मैंने इस बात का जिक्र भी किया कि महीनों से मेरी इनसे बातचीत नहीं हुई है। तो अब इनके मन में क्या चल रहा था, आज भी जो मैंने पत्र लिखा उसमें मैंने इसी बात का मैंने जिक्र किया कि कम से कम कुछ भी था आप आते बताते। मैंने तो अपनी तरफ से अंत तक मैंने प्रयास किया, मैंने कोशिश की कि मैं इनके घर पे भी गया, बल्कि उस दिन मेरी तबीयत भी खराब थी, एंटीबायोटिक चल रही थी, उसके बाद भी मैं इनके घर पे गया और मैंने अपनी तरफ से मैंने कोशिश की कि मामले को समय रहते घर के भीतर ही इसको सुलझा लिया जाए। पर अगर कोई इतना एडमेंट हो जाए और वो बात ही ना करे और आपकी बात सुने ही नहीं, या अपनी शिकायतें या अपनी समस्याओं को आपके सामने रखे ही नहीं, तो फिर समझ के परे है। मुझे अगर ये बताते इनको मंत्री बनना है तो मैं खुद पार्टी की तरफ से इनका नाम प्रधानमंत्री जी के समक्ष विचार के लिए रखता। अगर ये मुझे कहते कि पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना है, मेरे लिए तो आश्चर्य की बात तब है क्योंकि जब मैं पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया था 5 नवंबर 2019 को, उस वक्त मुख्य प्रस्तावक ये थे। इनके नाम को, इनके प्रपोजल को सेकंड करने वाले सूरजभान सिंह जी थे। 9 नवंबर 2019 को हम लोगों ने इसको बकायदा इलेक्शन आयोग में भी हम लोगों ने भेजा मेरे चुनाव को रजिस्टर करवाने के लिए। तो इसके एकदम से क्या हुआ नहीं हुआ, और अभी ऐसी क्या मजबूरी थी, क्या ऐसी ना बिहार में कोई चुनाव ना कुछ, तो एकदम से क्या ऐसे कारण बने वो मेरी भी समझ के परे है। जब आप ये सब स्थितियां उस स्थिति में है जब खास तौर से रामविलास जी ने, जिन्होंने पूरी पार्टी खड़ा की, बिहार और पूरा दलित समाज में, एक पूरे दलित समाज की बात कर रहा हूँ, उनके साथ रहा है, और फिर दलित महादलित का जो खेल हुआ वो सब लोग जानते हैं। ऐसी स्थिति में रामविलास जी ने अपने परिवार के सदस्यों को सबको पदस्थापित किया, पार्टी के अन्य कार्यकर्ताओं को नाराज तक करके किया, और वो चले जाएं, तो क्या ये बहुत अजीब सा नहीं लगता है कि एक पद के लिए या किसी दूसरे के कहने पे, दूसरे के कहने का मतलब बहुत आशा साफ है कि बिहार की राजनीति की जो चल रही है दिशा दशा, उसको देखते हुए कुछ विरोधियों ने ऐसा किया है, ये आपको लगता है या कुछ और लगता है? मतलब ये इंस्ट्रूमेंटल है, इंस्ट्रूमेंट हो रहे हैं, या ये इनकी नीयत है? ये देखिए जो भी है, बट कहीं ना कहीं ये धोखा चिराग पासवान को नहीं दे रहे, इन्होंने धोखा आदरणीय रामविलास पासवान जी को, उनके विचारों को, उनके सिद्धांतों को दिया। देखिए रामविलास पासवान जी मेरे पिता रहे हैं, वो मुझसे बेहतर उन्हें कोई नहीं जानता। कभी भी वो सहज नहीं रहे नीतीश कुमार जी के साथ, और इसीलिए शुरू से लेकर अभी तक आप देखेंगे जब से लोक जनशक्ति पार्टी का गठन हुआ है,
हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी का संघर्ष ही नीतीश कुमार जी और उनकी नीतियों के खिलाफ रहा और निरंतरता में नीतीश कुमार जी ने हमारी पार्टी को तोड़ने का प्रयास किया। आज पहली बार हमारी पार्टी को नहीं तोड़ा। 2005 में जो बिहार विधानसभा में जो फरवरी में जो चुनाव हुए थे उसमें जब 29 विधायक हमारे जीत के आए थे उस वक्त भी तोड़ के ले जाने का काम नीतीश कुमार जी ने किया। 2005 नवंबर में जो दोबारा चुनाव हुए थे उसमें भी जितने विधायक हमारे जीत के आए थे उनको तोड़ के ले जाने का काम नीतीश कुमार जी ने किया। मध्य उसमें बीच में जितने हम लोग के एमएलसी थे सब थे जो आज उनकी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता बनते हैं वो सारे लोगों को यहाँ से तोड़ के ले जाने का उन्होंने काम किया और अंत तक 2020 में जो हमारे एक विधायक इस बार के विधानसभा के चुनाव में जीते थे उनको भी तोड़ने का काम किया। ये तोड़ने का काम निरंतरता में क्योंकि नीतीश कुमार जी बर्दाश्त नहीं कर सकते कोई दलित बिहार की राजनीति में इतना लोकप्रिय हो जाए और वो भले रामविलास पासवान हो या चिराग पासवान, उनको तोड़ने का काम, उनको खत्म करने का काम, उनकी राजनीतिक हत्या कराने का काम नीतीश कुमार जी ने तब भी किया जब रामविलास पासवान जी थे और आज भी कर रहे हैं जब चिराग पासवान उनकी जगह ये मेहनत करने की कोशिश कर रहा है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण रामविलास पासवान जी की राजनीति को खत्म करने का सबसे बड़े उदाहरणों में से एक रहा दलित महादलित का बंटवारा करना। ये बंटवारा करने की सोच ही इस बुनियाद पर रखी गई थी कि रामविलास पासवान जी की राजनीति को समाप्त किया जा सके और इसी के विरोध में निरंतर हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी रहते थे और इसीलिए कभी हम लोगों ने नीतीश कुमार जी के साथ मिलकर भले वो 2004 का लोकसभा का चुनाव हो, 2005 का विधानसभा का हो, 9 का लोकसभा का हो, 10 का विधानसभा का हो, 14 का लोकसभा का हो, 15 का विधानसभा का हो, हम लोगों ने कोई चुनाव इनके साथ मिलकर नहीं लड़ा। 19 का चुनाव एक मजबूरी जरूर बन गया था क्योंकि 2017 में रातों रात ये बैकडोर से इन्होंने एंट्री ली एनडीए गठबंधन में। हम लोगों का तो गठबंधन तो 2014 में भारतीय जनता पार्टी के साथ हुआ था। उस वक्त नीतीश कुमार जी मौजूदा प्रधानमंत्री पद के नाम की वजह से ही गठबंधन से अलग हुए थे और उसके बाद हम लोग का जब अलायंस हुआ था तो उस वक्त नीतीश कुमार जी कहीं उसमें नहीं थे। बट उसके बाद रातों रात जब वो गठबंधन में आए, मैं जानता हूँ पापा उस दिन भी बहुत असहज थे पर उन्होंने तब भी गठबंधन धर्म निभाया, प्रधानमंत्री पे विश्वास रखते हुए वो आगे चले। पर 2019 में भी जिस तरीके से नीतीश कुमार जी ने हमारे हर एक सांसद को हराने का प्रयास किया, कोई सीट ऐसी नहीं है। खगड़िया की सीट पे उनके परबत्ता के जो विधायक थे उन्होंने विरोध किया, मेरी लोकसभा की सीट पे इनके जिला अध्यक्ष से लेके शेखपुरा के इनके जो विधायक थे, मतलब कोई ऐसी लोकसभा नहीं है वैशाली की हो, खगड़िया की हो, समस्तीपुर की हो जहां पे इन्होंने हम लोग को हराने का प्रयास नहीं किया। और उसके बाद से पिताजी ने इस बात को स्पष्ट कर दिया था कि इनके साथ अब आगे चलना संभव नहीं है और वो भी तब जबकि आप भाई गठबंधन में कोई तार्किक बंटवारा होगा ना, कोई आप लॉजिकल कोई इसका आप देंगे ना कि भैया आप इतनी सीटें दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं। आप 36 सीटें देते तो मैं मानता कि चलो भाई हमारे 6 ही सांसद हैं, 6 छक्का 36 आप करके आप दे रहे हैं, ठीक है, पर कोई तार्किक बंटवारा होगा। पर 15 सीटें मुंह उठा के दे देना कि नहीं आप 15 सीटों पे जाके चुनाव लड़िए, क्यों? 6 सांसद की पार्टी 15 सीटों पे चुनाव क्यों लड़ेगी? और उसके बाद आप हमारे विजन डॉक्यूमेंट को आप गवर्नमेंट एजेंडा में आप शामिल करने को तैयार नहीं। भारतीय राजनीति की परंपरा रही है गठबंधन राजनीति में कि कोई भी कोalition की गवर्नमेंट बनती है तो उस कोalition की गवर्नमेंट में आप कॉमन मिनिमम प्रोग्राम आप बनाते हैं, साझा न्यूनतम कार्यक्रम। ये एनडीए 1 में भी रहा, यूपीए 1 में रहा, यूपीए 2 में रहा। एनडीए मोदी जी की सरकार में ये साझा न्यूनतम कार्यक्रम इसलिए नहीं बना क्योंकि पूर्ण बहुमत की सरकार है। पर अगर राज्य में अगर आप कोalition गवर्नमेंट आप चला रहे हैं तो भैया सिर्फ आपका सात निश्चय ही काम क्यों करेगा? और मेरा नहीं है विश्वास सात निश्चय पे, और सात निश्चय तो एनडीए का वो भी नहीं है, एजेंडा भी नहीं है। मैंने तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बोला, मैंने नड्डा जी को मैंने बोला, मैंने अमित शाह जी को मैंने बोला कि भाई आपका भी एजेंडा इस सरकार में होना चाहिए। ये तो महागठबंधन का बना हुआ एजेंडा है। जब नीतीश जी लालू जी के साथ थे तब उन्होंने सात निश्चय का निर्माण किया था और उसी सात निश्चय के निर्माण के साथ भारतीय जनता पार्टी जा सकती है। पर मैं क्यों जाऊं? जब मैंने बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट पर जब मैंने इतनी मेहनत की है, मैंने काम किया है, तो मैं अपने उस एजेंडे को मैं रखना चाहता था। पर जब इन्होंने साफ ही मना कर दिया कि भैया नहीं, आपके एजेंडे को भी नहीं शामिल किया जाएगा, तो आपकी नीतियों से तो मैं पहले सहमत नहीं। 15 सीटें आप मुझे दे रहे हैं, ऊपर से आप मेरे एजेंडे को आप शामिल नहीं करेंगे, तो मैं आपके साथ क्यों चुनाव लड़ता? आप जिस अभी विधानसभा के चुनाव की 15 सीटों की बात कर रहे हैं और उसके 2019 के चुनाव की जो बात कर रहे हैं, तो सात निश्चय, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, सिर्फ यही मुद्दे थे या पुरानी यादें, पुरानी कटुता बहुत
बुरी तरीके से भरी पड़ी थी। और देखिए, पुरानी कटुताओं को जब आप भूलने नहीं देंगे तो जाहिर सी बात है नए मुद्दों के साथ वो भी हावी होते ही हैं। और इसमें नई कटुता भी इन्होंने इतनी ज्यादा डाल दी, जिस तरीके से इन्होंने हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी को अपमानित करने का काम किया। मैं राज्यसभा सीट के उस प्रकरण की बात कर रहा हूँ जिसका जिक्र इससे पहले भी मैंने एक पत्र में, जब नड्डा जी का पत्र जब मैंने लिखा था उसमें ही मैंने इसका जिक्र किया था कि जिस तरीके से इन्होंने हमारे नेता को अपमानित करने का काम किया, वो विजुअल सबके पास है, जिसमें तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी इस बात की घोषणा कर रहे हैं कि पहली जो राज्यसभा की सीट आएगी वो रामविलास पासवान जी को दी जाएगी। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं मौजूद हूँ, हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी मौजूद हैं, नीतीश कुमार जी मौजूद हैं, भूपेंद्र यादव जी मौजूद हैं और भारतीय जनता पार्टी के तब के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी मौजूद हैं। और उसके बाद मुख्यमंत्री का ये कहना नामांकन से ठीक पहले कि भाई आपने तो भाजपा से ही समर्थन मांगा, जाइए उन्हीं के समर्थन से आप सांसद बन जाइए। आखिर तक इन्होंने हमारे नेता को मजबूर किया कि वो इनके घर पर जाएं, इनकी मिन्नतें करें, इनसे गुजारिश करें कि भैया समर्थन दें। उसके बाद भी जिस ऐंठ में, जिस घमंड में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, वो उनके साथ तब भी नहीं गए वहां पे विधानसभा नामांकन के लिए। बाद में वो अपनी गाड़ी से पहुंचे। तो जिस तरीके से हर कदम पर ये बात सबके सामने मीडिया में ही इन्होंने बोली थी, जब हमारे नेता आईसीयू में एडमिट थे, तो उस वक्त नीतीश कुमार जी ने क्या बोला था? उन्होंने कहा था कि भाई जाके पूछिए ना रामविलास जी से कि क्या वो अपने 2 विधायकों के समर्थन से ही वो सांसद बन गए। भाई जो व्यक्ति 8-9 बार लोकसभा से जीतकर लोकसभा का सदस्य रहा हो, 2 बार जिनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज रहा हो, जो व्यक्ति 6 प्रधानमंत्रियों के साथ कैबिनेट मिनिस्टर के तौर पर काम किया हो, वो आपकी एक राज्यसभा की सीट के लिए वो करेगा। तो तभी उनके निधन के बाद मैंने कहा कि भैया लीजिए, पापा दे गए आपको अपनी राज्यसभा की सीट वापस, जिसका आप अकड़ दिखाते थे वो सीट वो वापस कर गए। तो डेफिनेटली यस, पुराने भी कई इश्यूज थे, वो भी कारण था। जैसा मैंने कहा कि पापा सहज तो नहीं थे इनके साथ काम करने के लिए, पर हाँ इसीलिए अंत में मुझे याद है, बिफोर पापा वाज वेंटिलेटेड, उससे पहले क्लियरली मुझे ये बात बोल के गए थे कि अकेले लड़ना नीतीश कुमार के साथ मत जाना। और मुझे खुशी है कि उनके आखिरी शब्दों का मैंने सम्मान किया और जो उन्होंने कहा मैंने वैसा किया। और आज भी अगर मुझे मौका मिलता और अंडू करके रीडू करना होता मुझे सारी चीज को, तो मैंने जैसे चुनाव लड़ा मैं एग्जैक्टली वैसे ही चुनाव फिर लड़ता। आपने तो उतना सम्मान किया या उतना कटुता आगे बढ़ गई कि नीतीश कुमार जी को बहुमत पे आने नहीं दिया और दूसरे नंबर की पार्टी कर दिया, इतना नुकसान उनका कर दिया। तीसरे नंबर की पार्टी, हाँ, मुझे खुशी इस बात की है। तीसरे नंबर की पार्टी आपने कर दिया। तो आपने तो अपना काम कर दिया था, तो फिर नीतीश कुमार ने, अगर उनकी वजह से ये हो रहा है दल बदल या आपके घर में विभेद कराया गया, तो वो तो फिर वो कटुता का ही एक दौर है आगे। अब इस कटुता के इस दौर में आगे क्या होगा ये भी मतलब आप बता सकते हैं या हो सकता है? नहीं, बिल्कुल वो कुछ नहीं कर रहे हैं, वो मुझसे बदला ले रहे हैं। उनको तीसरे नंबर की पार्टी बनाया गया और एक परिस्थिति वर्ष उन जो मुख्यमंत्री वो बने हैं, तो इस बात का वो बदला मुझसे ले रहे हैं। जिस तरीके से चुनाव में लोजपा की वजह से उनका ये हर्ष हुआ, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा ना कि मुझे दूसरों से तो शिकायत ही नहीं है। जब मेरे अपनों ने ही धोखा दिया तो मैं दूसरों पे क्या उंगली उठाऊं? उसमें भूमिका उनकी जरूर रही होगी, पर अगर मेरे अपने मेरे साथ देते, मेरे अपने अगर मेरे पिता के विचारों पर अगर चलते और समझते कि सही मायनों में रामविलास पासवान जी की विचारधारा क्या है, तो वो आज इन लोगों को विकास पुरुष या इन लोगों के साथ खड़े हुए नहीं दिखते ना। रामविलास जी का जो वोट बैंक है, जो पहले 16, 17, 18% के आसपास हुआ करता था, उसको अब आप इंटैक्ट रखने के लिए क्या करेंगे? आपकी क्या रणनीति है? किस तरीके से आप संघर्ष करना चाहेंगे? देखिए, जिस तरीके से मैंने चुनाव लड़ा, इस बात की मुझे खुशी है, क्योंकि हाल फिलहाल के वर्षों में कहा जा रहा था कि रामविलास पासवान जी का वोट बैंक महज 3%, 4%, क्योंकि इन्होंने दलित महादलित में भी बंटवारा कर दिया था, तो घुमा फिरा के इनको कम आंकने के लिए 3-4% पर कहा जाता था कि इनका वोट बैंक 3%, 4% का आ गया। मुझे खुशी है कि इस चुनाव में जिस तरीके से पार्टी ने अपना प्रदर्शन किया, न सिर्फ हम लोगों ने 6% के लगभग मत प्रतिशत को कंसोलिडेट किया, बल्कि मैं इस बात को भी हाईलाइट करना चाहूंगा कि ये कंसोलिडेशन 6% का तब है जब हम लोग 135 सीटों पे हम लोगों ने चुनाव लड़ा। 100 से ज्यादा सीटों पर अभी हम लोगों ने चुनाव लड़ा ही नहीं। अगर उन 100 से ज्यादा सीटों पर अगर हम लोग चुनाव लड़ते या लड़ेंगे, तो कम से कम ये 10% से ज्यादा का ये होगा। तो मुझे और हाल फिलहाल के दिनों में जिस तरीके से घटना चक्र हुआ है, जिस तरीके से जनता का प्यार अब और ज्यादा मजबूती से मुझे मिल रहा है। 25 लाख पर हम लोगों ने चुनाव समाप्त किया था, 25 लाख मतदाताओं का समर्थन मेरे पास था, पर आज की तारीख में मैं यकीन से कह सकता हूं कि उसमें भी काफी ज्यादा इजाफा हुआ है।
और मत प्रतिशत में भी अगर आप देखें तो मेरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में लोजपा जब अपना बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, आज देखिए ना, ताजुब की बात नहीं है कि हमारे मुख्यमंत्री 1000 किलोमीटर की चार्टर फ्लाइट से यात्रा करके दिल्ली आते हैं, क्या बोलते हैं उसको, मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराने, कैटरैक्ट का। भाई इसी की तो लड़ाई मैं लड़ रहा हूँ ना, मैं किस चीज की लड़ाई लड़ रहा हूँ? बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट विजन यही है कि बिहार में क्यों ऐसी सुविधाएं नहीं है कि एक मुख्यमंत्री को दिल्ली आना पड़ता है मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराने के लिए। तो भाई बाकी के जो बिहारी हैं वो कहाँ जाएंगे? उनको आप चार्टर फ्लाइट करा के देंगे ऑपरेशन कराने के लिए दिल्ली आने के लिए? क्यों बिहार में? और ये कैटरैक्ट अब आज की तारीख में कोई इतनी गंभीर समस्या तो नहीं है कि इसके ऑपरेशन के लिए भाई बड़ा कोई सर्जरी होती है या उसके लिए बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है। एक कैटरैक्ट जैसा ऑपरेशन अगर आप बिहार में नहीं करा सकते हैं, उसकी सुविधा अगर बिहार में नहीं है, तो यही तो लड़ाई है। 15 साल से आप मुख्यमंत्री हैं क्यों फिर बिहार के? तो नहीं, तो क्या आपका ये आरोप है कि बिहार में कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चरल सुविधाएं नहीं है जो होनी चाहिए, चाहे मेडिकल की हो चाहे बाकी हो? क्या है आपका कहना? आप मुझे बताएं ना, कोरोना में देख लीजिए क्या हालात थे। ना कोई एम्बुलेंस वहाँ पे उपलब्ध है, ना कहीं पे आप वहाँ पे सदर अस्पतालों में जाके देख लीजिए। आप रूरल एरियाज में चले जाइए, वो जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पे बीपी तक की मशीन नहीं होती है। इस बार जितने केंद्र की योजना के तहत जितने वेंटिलेटर्स वहां पर गए हैं, ना के बराबर कोई वेंटिलेटर्स वहां पे लगा है। मैं खुद अपनी लोकसभा के लिए मैं परेशान हूं कि भैया वेंटिलेटर्स आप लगवाइए। क्यों? क्योंकि इनके पास वो टेक्नीशियंस नहीं है जो कि उनको ऑपरेट कर सके, उन मशीनों को ऑपरेट कर सके। कितने ऐसे रिक्त पद हैं डॉक्टर्स के जिनकी बहाली नहीं होती है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे आपने दिया क्या भाई? आज की तारीख में क्यों मेरे बच्चों को कोटा आना पड़ता है पढ़ाई के लिए? क्यों मेरे बच्चों को पटना में पढ़ने की जगह नहीं मिलती है? क्यों किसी भी बिहारी को, एक सक्षम परिवार आप मुझे बता दीजिए, जैसे ही थोड़ा सक्षम होता है सबसे पहले वो अपने बच्चे को बिहार से बाहर भेजता है कि तुम जाओ दूसरे प्रदेश। और अफसोस की बात यह है कि आने वाले समय में हमारा प्रदेश एक बुजुर्ग प्रदेश बन के रह जाएगा। क्यों? क्योंकि पहला मौका मिलता है, बच्चे तो बाहर निकल जाते हैं, बाहर जाते हैं, वहीं पे रोजी रोटी कमाने लगते हैं, वहीं पे काम करने लगते हैं, वहीं पे शादी कर लेते हैं और फिर वहीं पे बच्चे पैदा करते हैं। और बुढ़ापे में जब माँ बाप बीमार पड़ते हैं तब पटना जाएंगे उनको देखने या बिहार जाएंगे किसी गांव में उनको देखने, वो भी अगर समय पे पहुंच पाए तो दर्शन हो जाएंगे अंतिम, नहीं तो वो भी नहीं होता है। तो इस परिस्थिति का जिम्मेदार कौन है? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही है ना, 15 साल से तो वही है प्रदेश के मुखिया। अब आपने ये घोषणा की है कि 1 तारीख से आप जो है यात्रा पर बिहार के निकलेंगे, क्या रणनीति है? वही रणनीति होगी कि हम तो सनम डूबे हैं, आप तुम्हें भी ले डूबेंगे, या उनकी भी वही होगी? क्या है? नहीं देखिए, मैंने 5 तारीख से मैंने आशीर्वाद यात्रा की मैंने घोषणा की है। मुझे इस यात्रा पर पहले ही निकलना था क्योंकि चुनाव में जिस तरीके से लोगों का प्यार मुझे मिला तो एक धन्यवाद यात्रा मैंने सोची हुई थी। बट फिर जिस तरीके से कोरोना आया और कोरोना से पहले मुझे 2 महीने का समय घर में परिवार के लिए भी जरूरी था क्योंकि पिताजी का निधन बीच चुनाव में हुआ और पूरे चुनाव में आप यकीन मानिए मुझे उनको याद करने का भी समय नहीं मिला। जिस तरीके से चुनाव की व्यस्तता चल रही थी, मतलब पापा की बॉडी अभी घर पे भी नहीं आई थी और मैं पहले चरण के प्रत्याशियों की सूची बैठा बना रहा था। 6:10 पे पापा का निधन हुआ, रात में 11 बजे मैं पहले चरण के प्रत्याशियों की सूची बना रहा था क्योंकि पहले चरण का नामांकन क्लोज हो जाना था 11 या 12 तारीख को और 8 तारीख को इनका निधन हुआ था। तो उस बीच में मुझे समय ही नहीं मिला मम्मी के साथ, अपनी सिस्टर, बच्चों के साथ, परिवार के साथ समय बिताने का, ताकि मैं उनको ढंग से याद कर सकूं। तो वो आने के बाद 1.5-2 महीने के समय की मुझे जरूरत थी जो मैंने लिया और उसके बाद मुझे फरवरी से इस यात्रा पर निकलना था जब कोरोना बढ़ने लगा और उसके बाद फिर मुझे टाइफाइड हो गया। तो इस यात्रा को मैं उस वक्त कर ही नहीं पाया। तो वो इन कंटिन्यूएशन टू द सेम प्रोसेस है जो मैंने चुनाव में मैंने छोड़ा था और निरंतरता में आने वाले जब तक चुनाव नहीं होते, मैं 3 साल नहीं बोलूंगा क्योंकि मैं मानता हूं कि लोकसभा से पहले बिहार के विधानसभा के चुनाव पुनः होंगे और जब तक बिहार के चुनाव नहीं होते हैं दोबारा तब तक निरंतरता में ये यात्रा रहेगी। गांव-गांव जाएंगे और एक नया बिहार बनाने का संकल्प लेंगे। भारतीय जनता पार्टी से आपकी क्या उम्मीदें हैं? उम्मीदें तो खैर बहुत थी मेरी उनसे, पर मैं थी आप शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। थी शब्द मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से खामोशी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं ने साध रखी है उससे मैं जरूर दुखी हूँ। मेरी उम्मीद थी कि जैसे मैं आपके साथ हर सुख दुख के समय में खड़ा रहा तो मुझे उम्मीद थी कि शायद भारतीय जनता पार्टी भी इस तरीके से मेरे साथ खड़ी रहती। भले वो धारा 370 की बात हो, ट्रिपल तलाक की बात हो, राम मंदिर की बात हो या सीए एनआरसी को लेकर जो इतना बड़ा मुद्दा है
उसमें भी लोक जनशक्ति पार्टी मजबूती से केंद्र सरकार के साथ खड़ी रही, जबकि इन तमाम विषयों पर नीतीश कुमार जी ने इनका विरोध किया। सीए एनआरसी को तो लेकर विधानसभा में इन्होंने प्रस्ताव तक पारित कर दिया इसके खिलाफ। तो कल को जब गृह मंत्री देश भर में जब इसको एग्जीक्यूट करना चाहेंगे तो उस वक्त इसका इम्प्लीमेंटेशन बिहार में कैसे होगा, ये भी देखने वाली बात होगी। बट बहरहाल जो व्यक्ति आपके साथ और मेरे पिताजी खासतौर पर अपनी अंतिम सांस तक जिनके साथ खड़े रहे आज, और जैसे मैंने कहा पूरे चुनाव में कि मैंने अपना हनुमान मानकर मैंने इनका साथ दिया, इनके लिए तमाम तरीके के जितने भी विषय थे, जितनी भी नीतियां थी, उन पे इनका समर्थन किया। पर अगर हनुमान का राजनीतिक वध किया जा रहा है और ऐसे में अगर राम खामोशी से भी देखेंगे तो ये भी तो चिंता का विषय होगा ही ना। तो उम्मीद थी मुझे इनसे, बट बहरहाल अभी भी है मेरा विश्वास पूरी भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ और सिर्फ मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर ही है। और वही एकमात्र कारण थे कि हम लोग 2014 में हम लोग भाजपा का हिस्सा बने, कोई और कारण नहीं था भाजपा में आने, भाजपा के साथ गठबंधन करने का। तो आज भी मेरा विश्वास है हमारे प्रधानमंत्री पर, और उम्मीद करता हूं कि संभवतः अगर उनको सही लगे और वो हस्तक्षेप करें तो समय रहते इन तमाम उलझनों को सुलझा लिया जाएगा। क्या आपके छोटे भाई, छोटे ही हैं मेरे ख्याल से, तेजस्वी यादव आपसे, अच्छा, तो उनसे कितना मेल मिलाप की संभावना है? देखिए, बचपन के मित्र तो रहे ही है ना। आप तेजस्वी की बात करें या हमारे पड़ोस में सोनिया जी का परिवार, बचपन से हम लोग एक लंबे समय से पड़ोसी रहे, तो ऐसा तो नहीं है, मेरी इन सब से बात होती ही रहती है। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग एक दूसरे को जानते नहीं या बातचीत नहीं करते। पापा जी लालू जी खुद एक लंबे समय से ये लोग मित्र रहे हैं, तो पर्सनल लेवल पे सबसे बातचीत होती है। बट हाँ, इसके कोई ऑफिशियल मायने निकाले जाएं, मुझे लगता है अभी उसकी जरूरत नहीं है। अभी जरूरत नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको नई यात्रा के लिए और नए संघर्ष के लिए। और आप, हम बिहारी सब जितने हैं वो उम्मीद करते हैं कि आप बिहार में ज्यादा मिलें, दिखें और लड़े। I will. बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू जी, नमस्कार।